बच्चों लोग, आज के सेशन से में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक इंट्रॉपी। ठीक है। तो इंट्रॉपी का बेसिक सेंस क्या होता है वो समझना है। मतलब इंट्रॉपी का बेसिक मीनिंग क्या होता है समझो ध्यान से। तो इंट्रॉपी समटाइम सिनोनिमस होता है डिसऑर्डर के, फ्रीडम के, मोशन के, काइनेटिक एनर्जी के, रैंडमनेस के। ठीक है। यानी जहां पे आपको डिसऑर्डर ज्यादा दिखेगा, जहां आपको फ्रीडम ज्यादा दिखेगा, जहां आपको मोशन ज्यादा दिखेगा, ठीक है, जहां एनर्जी ज्यादा है, जहाँ रैंडमनेस ज्यादा होगा, आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां का क्या होगा, वहां का एंट्रोपी क्या होगा, हाई होगा। और जहां सब ये सब एट्रीब्यूट लो होगा, जहां जहां भी इन सब का वैल्यू कम दिखेगा आपको, मतलब फ्रीडम कम है, डिसऑर्डर कम है, मोशन कम है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि वहां का एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो ध्यान देना, एंट्रोपी का बेसिक मतलब समझ में आ रहा है आपको। इवन जैसे डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्या होता है, ऑर्डर से लिंक होता है। जहाँ पे ज्यादा डिसिप्लिन मतलब वहां पे ज्यादा ऑर्डर होता है। तो जहाँ पे डिसिप्लिन कम होगा, जहाँ पे डिसिप्लिन कम होगा वहाँ पे डिसऑर्डर ज्यादा होगा। तो अगर हम डिसिप्लिन से लिंक करें तो जहाँ पे डिसिप्लिन हाई दिखेगा वहाँ का ऑर्डर लो है, यानी वहाँ का एंट्रोपी क्या है, कम है। और जहाँ पे डिसिप्लिन कम दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का एंट्रोपी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो एंट्रोपी का बेसिक सेंस है, हमको एंट्रोपी का बेसिक सेंस ही समझना है। हमको एंट्रोपी के बारे में जो पढ़ेंगे हमको एंट्रोपी का बेसिक सेंस को ही समझना है। ठीक। अब ध्यान दो, एंट्रोपी इस पे बेस्ड आपका थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ दिया गया है। तो सेकेंड लॉ थर्मो का क्या बोला गया कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये सही बात है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि यूनिवर्स कैसे बना है, तो आप लोग पढ़े होगे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। एंट्रोपी से लिंक आपके यूनिवर्स के फॉर्मेशन से, आपके यूनिवर्स के फॉर्मेशन से एक थ्योरी दिया गया है। आप लोग पढ़े होगे ज्योग्राफी में, जूनियर क्लासेस में। तो थ्योरी क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी। इसमें ये बोला गया था कि आपका जो यूनिवर्स जो बना हुआ है पहले एक सारा मास एक जगह क्लब किया हुआ था। मतलब जितना भी यूनिवर्स में जितना भी चीज आप देख रहे हो ना, ठीक है, सारा एक छोटा सा एक मास में कंडेंस पार्टिकल के फॉर्म में था। अब ये पार्टिकल एक्सप्लोड किया, यानी ये पार्टिकल एक्सप्लोड किया तो उससे क्या हो रहा है, सारा मास बाहर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो इससे आपको यूनिवर्स फॉर्म करे, इससे आपको यूनिवर्स यानी जो भी स्टार्स प्लेनेट है इसी से बन रहा है सब। ठीक है। तो बोला क्या गया है कि किसी मोमेंट पे मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल और यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है। तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड होगा। तो बोला गया कि इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है अगले टाइम में और बढ़ जाता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स में एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड करने का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब हमारे हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, प्लस है कि यूनिवर्स का जो एक्सपैंड का जो रेट है ना वो इंक्रीज करता है, मतलब और रैपिडली इंक्रीज करता है। मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है विथ एक्सेलरेटेड मोशन, विथ एक्सेलरेटेड मोशन, यानी पार्टी जो मूवमेंट का जो रेट है और फास्टर होते जा रहा है। ठीक है। तो हम अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं टाइम टी, अगर यूनिवर्स को फोकस करोगे टाइम टी1 पे और अगले अगले टाइम टी2 पे, तुम अगर यूनिवर्स को तुम चेक करते हो तो टाइम टी1 टी2 पे अगर आप कंपेयर करोगे तो टी टू पे पार्टिकल का स्पीड ज्यादा होगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स एक एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सपैंड कर रहा है। और मोशन एक्सेलरेटेड होगा इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का स्पीड क्या हो रहा है, और इंक्रीज करता जा रहा है। यानी आपके यूनिवर्स के जितना भी सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है सबका स्पीड क्या होगा टाइम टी टू पे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि इंट्रोपी का सिंबल होता है एस। इंट्रोपी का सिंबल होता है एस। ठीक है। तो S1 का यानी टाइम टी1 का एंट्रोपी को S1 बोले और टाइम टी2 का एंट्रोपी को हम S2 बोले, तो S2 का एंट्रोपी S1 से बड़ा होगा। ठीक है। यानी अगले पॉइंट पे, यानी जैसे टाइम इंक्रीज करेगा आपका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यह हो गया थर्मो का सेकंड लॉ, ये हो गया थर्मो का सेकंड लॉ। ठीक है। अब ये अब ध्यान दोगे
तो आपका इनवर्स का एक्सपेंशन जो है वो उसको प्रूफ किया जा चुका है, यानी आपका इनवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। हम लोग का इनवर्स क्या है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान ना, तो हम लोग थर्मो का सेकंड लॉ क्या बोले कि एंट्रोपी ऑफ इनवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, या बोला गया कि एंट्रोपी जो चेंज होता है टोटल, तो टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस इज पॉजिटिव। तो टोटल एंट्रोपी का जो चेंज होगा, टोटल एंट्रोपी का जो चेंज होगा उसका वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। किसके लिए, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं एंट्रोपी टोटल का मतलब क्या होता है, तो एंट्रोपी टोटल का मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो बोला गया कि टोटल एंट्रोपी का हम अगर चेंज लेंगे, अगर हम टोटल एंट्रोपी का चेंज लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। किसके लिए, तो टोटल चेंज का मतलब क्या होता है, सिस्टम के एंट्रोपी का चेंज और प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी का चेंज। तो इसे बोला गया कि एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी आपका सेकेंड लॉ है, इसको आप सेकेंड लॉ बोल सकते हो। इसका एक और टर्म हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो। अगर सिस्टम आपका आइसोलेटेड होगा, सिस्टम अगर आपका आइसोलेटेड होगा तो उस केस में यानी डेल्टा एस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि यार अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग नहीं होना। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग नहीं होना। ठीक है, यानी इस केस में क्या होता है, टोटल टोटल एंट्रोपी ही क्या होगा, सिस्टम की एंट्रोपी, क्योंकि सराउंडिंग तो होता नहीं है, तो ये तो जी हो गया जीरो। सराउंडिंग क्या होता है, जीरो हो गया। ठीक है, एंट्रोपी टोटल इक्वल टू क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक, तो इसमें आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे जो अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा उस केस में क्या होता है, आपका जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो इक्वल टू होगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। इसलिए क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब आपका थर्मो का सेकेंड लॉ से हो सकता है। ठीक है, ध्यान, एंट्रोपी को मैथमेटिकली कैसे लिंक करेंगे, ये तो गया थर्मो थर्मो के और बता दिया आपको। अच्छा ध्यान देना, इसको शायद आगे हमको लिंक किए हुए हैं, इसे देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब ध्यान देना, बोला गया कि एंट्रोपी को मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे, एंट्रोपी को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, अगर मान लो कि सिस्टम का एंट्रोपी अगर एस है, तो सिस्टम में हम डीक्यू हीट ट्रांसफर किए, ठीक है, एक छोटा सी हीट, एक स्मॉल हीट हम ट्रांसफर किए डीक्यू, उस हीट को गेन करके सिस्टम का एंट्रोपी जो है एस प्लस डी एस हो गया, एस प्लस क्या हो गया, डी एस हो गया। ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी चेंज कितना होगा, डीएस का एंट्रोपी चेंज होगा। चूंकि
हीट बहुत छोटा सा था, हीट बहुत छोटा सा था, तो जो टेम्परेचर चेंज होगा तो टी प्लस डी टी को हम ऑलमोस्ट टी लिख सकते हैं क्या? तो टेम्परेचर चेंज अगर डी टी से हुआ भी है तो डी टी का वैल्यू टी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसका सम को ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं टी प्लस डी टी को ऑलमोस्ट क्या हो सकता है, टी हो सकता है। तो यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोसेस में हीट, इतना हीट हम स्मॉल दिए थे सिस्टम में कि टेम्परेचर को चेंज होने का मौका नहीं मिला, या चेंज हुआ है तो बहुत बहुत कम अमाउंट चेंज हुआ है, तो हम टी प्लस डी टी को ऑलमोस्ट हम टी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी का चेंज डीएस हो रहा है, एंट्रोपी का चेंज वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है। अगर हीट बहुत स्मॉल ट्रांसफर करेंगे तो एंट्रोपी का चेंज अगर डीएस मानते हैं, तो इसमें टेम्परेचर का चेंज अगर डीटी होता है तो होता भी है, तो डीटी को टी के रिस्पेक्ट में छोटा बहुत मान सकते हो आप, तो डीटी को आप टी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट आप टी लिख सकते हो। ठीक है, यानी डी टी ऑलमोस्ट क्या जीरो के बराबर है। तो बोला गया इस छोटे से स्मॉल हीट ट्रांसफर में जो एंट्रोपी चेंज डीएस हुआ है, उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो डीएस इक्वल टू डी क्यू बाई डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट टेम्परेचर में एंट्रोपी चेंज होता है डी क्यू बाई टी होता है। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है फाइनाइट हीट, आपको निकालना अगर फाइनाइट एंट्रोपी चेंज, मतलब आपको ये जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं स्मॉल एंट्रोपी चेंज के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर आपको पूरा पूरा का पूरा एंट्रोपी चेंज निकालना है तो वो करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान देना। तो अगर आपको पूरा एंट्रोपी चेंज निकालना है, यहाँ आपको डेल्टा से पता करना है, तो आपको डीएस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डीएस बेसिकली क्या है, तो डीएस बेसिकली है डी क्यू बाई टी। इसका इंटीग्रेशन कहाँ करना पड़ेगा, 0.1 से लेकर 0.12 तक। ठीक है, और यही है डी क्यू बाई टी। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा, टी वन से टी टू तक। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फाइनाइट एंट्रोपी चेंज को आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये रहा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसी से लिंक करता अपने पास क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा। थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मो क्या बोला है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट जीरो केल्विन। तो थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट जीरो केल्विन। ठीक है, तो थर्ड लॉ का बेसिक मतलब क्या हो, चलो, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट जीरो केल्विन। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम एंट्रोपी चेंज निकालते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का फ्रॉम जीरो केल्विन टू टी टेम्परेचर तक, तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी एट टी माइनस एंट्रोपी एट जीरो। और एक इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई, इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन, डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक। अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर हम एक्स, अगर वैल्यू को हम एक्स मानते हैं इक्वल टू अगर एक्स है, तो क्या हो जाएगा एस टी माइनस एस जीरो इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ पे एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एट जीरो केल्विन प्लस एक्स। और आपको पता है कि अगर अगर ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो एंट्रोपी ऑफ जीरो केल्विन क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपका सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो उसके इसमें आप एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर टी इक्वल टू क्या हो, एक्स निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा उस सॉलिड का आप एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू आप बता पाओगे। ठीक है, यानी क्योंकि उसका रेफरेंस फ्रेम डिफाइन हो चुका है। जब भी किसी चीज को हम मेजर करते हैं तो आपको उसका फ्रेम बताना पड़ेगा कि किस फ्रेम के रिस्पेक्ट हमको मेजर करना है। तो अगर आपका सॉलिड या जो भी चीज परफेक्टली क्रिस्टल अगर है आपके पास, तो इसका फ्रेम बता दिया गया है। इसका फ्रेम क्या बोला गया कि जीरो केल्विन पे आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सॉरी एंट्रोपी चेंज नहीं, एंट्रोपी जीरो होगा, एंट्रोपी होगा जीरो। तो आपके पास एक बेंचमार्क मिल चुका है कि जीरो केल्विन पे उसका वैल्यू जीरो होगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप निकालोगे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि आपका जीरो डिफाइन हो चुका है तो बाकी आप डिफाइन कर पाओगे। लेकिन अब अगर आपका सॉलिड अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगा तो उस केस में
आप S0 को जीरो नहीं बोल पाओगे अगर आपका सॉलिड, आपका सर्कुलेशन क्या निकल कर चुका है। अगर आपका सॉलिड अमॉर्फस होगा, मान लेते हैं सॉलिड क्या होगा, अमॉर्फस होगा। अमॉर्फस मतलब क्रिस्टलाइन नहीं होना। सॉलिड दो टाइप का होता है, एक होता है अमॉर्फस और एक होता है क्या, एक होता है क्रिस्टलाइन। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका क्या बोला कि टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो उसका एंट्रोपी जो होगा उसको 0 बोला गया। ठीक है, अमॉर्फस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, एंट्रोपी नॉन जीरो होता है। तो क्रिस्टलाइन के लिए हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी एट टाइम टी माइनस एंट्रोपी एट टाइम 0 का वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं डी क्यू बाई टी करके, का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू अगर एक्स आता है तो जो एक्स वैल्यू आएगा वो एंट्रोपी एट टाइम, टाइम नहीं सॉरी, एंट्रोपी एट टेम्परेचर, या टाइम में बोल रहा हूँ बार बार, ये टेम्परेचर है, टी मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, तो एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी इक्वल टू क्या, एंट्रोपी एट टेम्परेचर 0 प्लस एक्स, और 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम लोग। एक चीज आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, अमॉर्फस सॉलिड होगा उसमें आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, यानी एस टी इक्वल टू S0 प्लस एक्स, यहाँ कुछ ऐसा होगा। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में आप किसी भी सॉलिड के, यानी अमॉर्फस वाले केस में किसी भी सॉलिड के एब्सोल्यूट एंट्रोपी को आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको जीरो पता ही नहीं है, जीरो कहाँ है पता ही नहीं आपको है। तो जितना ही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है, जितना ही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा वो अमॉर्फस होता है। जितना ही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल क्या होगा आइस, एग्जांपल क्या होगा आइस, आइस हो गया, ड्राई आइस मतलब CO2 का सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आइस हो गया, ड्राई आइस हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और भी कुछ भी, जैसे आयोडीन का सॉलिड स्टेट है। ये सब क्या है, ये सब आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है, CO का सॉलिड स्टेट होगा। ठीक है, तो जितना ही मॉलिक्यूल्स है जिसका सॉलिड स्टेट तुम बनाओगे तो अमॉर्फस होता है। इसका एग्जांपल, इसको ऐसा इसलिए बोल सकते हैं ध्यान देना, जैसे मान ले तुम बात करो आइस के बारे में, ड्राई, हम फोकस करते मान लेते हैं CO के बारे में, CO। अब देखो जब CO का सॉलिड स्टेट आएगा तो CO का मॉलिक्यूल्स है जो कि पास पास आएगा, तो CO का मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जो पास पास आ रहा है, और चूंकि फ्रीज हो रहा था ये तो कुछ पार्टिकल ऊपर ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखोगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका जो ऑर्डर है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। कुछ पार्टिकल अपना अगर अपने आप को डिफरेंट तरीके से फ्रीज कर लेगा तो आपका जो ऑर्डर है परफेक्ट नहीं रहेगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पार्टिकल का एक ऑर्डर सेट नहीं हो पाता, परफेक्ट ऑर्डर सेट नहीं हो पाएगा, तो अगर ये 0 केल्विन पे जाओगे तो होता क्या है कि 0 केल्विन पे का मतलब क्या होता है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी जितना भी थर्मल मोशन है, जितना भी आपको थर्मल मोशन है सीज कर जाएगा, जितना भी थर्मल मोशन है वो सीज कर जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल्स को रुकना पड़ेगा, तो पार्टिकल स्टॉप करेगा तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा तो उसका पार्टिकल इस तरह से स्टॉप करेगा। तो जब स्टॉप भी करेगा तो उसका जो ऑर्डर है परफेक्ट नहीं होगा, अभी भी ऑर्डर में कुछ ना कुछ इम्परफेक्टनेस है, इसलिए इसका एंट्रोपी को आप 0 नहीं बोल पाओगे। ठीक है, वही अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक परफेक्ट ऑर्डर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा एक परफेक्ट ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी चेंज को हम 0 मान सकते हैं, 0 केल्विन पे। ठीक है, समटाइम बोलेगा कि इसमें से कौन सा सॉलिड्स है जो थर्ड लॉ का एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आप बोल लिख सकते हैं which of following which of following is exception to थर्ड लॉ। एग्जाम्पल अगर आइस देते हैं, ड्राई आइस होगा अगर मान लेते हैं, CO2 है,
CO है, ठीक है, या ऑल बोल देंगे तो आपका आंसर होगा ऑल, क्योंकि सारा का सारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। तो सबका सब क्या है, सबका सब थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ से एक्सेप्शन में रहेगा, मतलब किसी का भी एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन। तो सारे का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नॉन जीरो होगा एट जीरो केल्विन, ठीक है। तो सारा का सारा क्या होगा, थर्ड लॉ का एक्सेप्शन में इसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक। बच्चों लोग, आप लोग थर्ड लॉ क्लियर हो चुका है। अब ध्यान देंगे, हमको एक रिलेशन निकालना है कि एंट्रोपी का यूज करके हम आपके प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को कैसे गवर्न करेंगे, ध्यान देना। हम्म, तो हमको पता है कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को तीन कैटेगरी बांट सकते हैं आप। कोई जो प्रोसेस होगा या जो कोई भी रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया कि प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए डेल्टा एस टोटल होता है पॉजिटिव। प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी जो खुद से ऑकर नहीं कर रहा है, इस स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से ऑकर करेगा विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। नॉन स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको ऑकर करवाने के लिए आपको बाहर से हेल्प का जरूरत पड़ेगा, आपको बाहर से आपको हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका डेल्टा एच टोटल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कुछ होता है प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या स्लो होगा, इसके लिए एंट्रोपी चेंज टोटल को बोला गया है जीरो, ठीक है। तो प्रोसेस या रेशियो को हम तीन कैटेगरी बांट सकते हैं, उसके लिए टोटल एंट्रोपी चेंज के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड कर लिए। अब होता क्या है कि टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है, ये जो पैरामीटर निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि टोटल 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 एंट्रोपी चेंज ध्यान देना, इसके अंदर दो वेरिएबल, एक सिस्टम का है, सराउंडिंग का है। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। तो हम हमेशा किसका पैरामीटर को हम मेजर करते हैं, तो हमेशा हम सिस्टम के पैरामीटर को मेजर करेंगे, हमेशा हम सिस्टम के पैरामीटर को हम मेजर करते हैं। ये मेरे लिए आसान होता है क्योंकि सिस्टम मेरे फोकस में होता है। सराउंडिंग बहुत बड़ा हो जाता है, सराउंडिंग का पैरामीटर को हम मेजर करना मेरे लिए मुश्किल है, और सराउंडिंग के लिए इसका मेजरमेंट डिफिकल्ट होगा। मेजरमेंट ऑफ सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इज डिफिकल्ट, मेजरमेंट इज डिफिकल्ट। अगर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज डिफिकल्ट होगा मेजर करना, तो टोटल ये भी टोटल एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग का फोकस क्या रहता है, अगर हम सिस्टम को फोकस कर रहे हैं तो हम लोग ट्राई करें कि ये जो प्रोसेस तीन टाइप का है, स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें जो हम टोटल एंट्रोपी चेंज का यूज किए हैं, इसको सिस्टम के साथ लिंक कैसे करेंगे, यानी इसको इसको सिस्टम से लिंक कैसे करना है। तो अगला मेरा फोकस रहेगा इस प्रोसेस को सिस्टम के वेरिएबल से लिंक कैसे किया जाए, ठीक है। तो अपना फोकस क्या रहेगा, तो गोल क्या है, अपना गोल क्या है, हाउ टू लिंक एनी प्रोसेस विथ वेरिएबल ऑफ सिस्टम, वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम, यानी सराउंडिंग का वेरिएबल नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यानी सिस्टम, अगर हम किसी सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको सिस्टम के वेरिएबल से कैसे लिंक करें, उसमें सराउंडिंग का टर्म ना रहे, ठीक है, गोल अपना ही है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, मान लेते हैं इसको बोल रहे हैं सिस्टम, और सिस्टम के बगल में क्या होता है, जो बचा हुआ सराउंडिंग होता है, और ये पूरा मिला लो तो क्या हो जाएगा, तो दोनों मिला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, यानी इनवर्स। टोटल का मतलब क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स। तो ध्यान देना, आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि आपका जो टोटल एंट्रोपी चेंज है उसको लिख सकते हो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज
प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज। इसमें अगर हम चेंज निकालेंगे, ध्यान देना चेंज, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। मेरा गोल क्या है, सराउंडिंग वाले चीज को हटाओ, क्योंकि सराउंडिंग का मेजरमेंट बहुत मुश्किल है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है। अब ध्यान देना, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग आपस में लिंक है, तो मैं ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो क्यूब सिस्टम होगा और जो क्यूब सराउंडिंग होगा दोनों का सम 0 होगा। अगर हीट चेंज का हम बात करते हैं तो हीट एक्सचेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग का 0 होगा, क्योंकि जो हीट सिस्टम लूज करेगा सराउंडिंग गेन करेगा। तो सिस्टम अगर मान लेते हैं कि लूज कर रहा है -5 तो सराउंडिंग गेन कर रहा है +5, या मान लो सिस्टम गेन कर रहा है +10 तो सराउंडिंग लूज कर रहा होगा -10। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल एंड हमेशा अपोजिट होगा। तो सिस्टम सराउंडिंग चूंकि लिंक है आपस में, तो दोनों का जो हीट एक्सचेंज होगा, दोनों का हीट एक्सचेंज क्या होगा, नेट सम क्या होगा, 0 होगा हमेशा। तो दोनों के हीट एक्सचेंज क्या, नेट सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो क्यू है उसका सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये आपको पता चल गया। ठीक, तो क्यू ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग 0 है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो क्यू ऑफ सिस्टम होगा और जो क्यू ऑफ सराउंडिंग होगा वो उसका आपस में रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव का, नेगेटिव का। या तो वैसे लिख सकते हो क्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये पहला चीज आपको बता रहे हैं। अब ध्यान देंगे कि इफ प्रोसेस का इफ पीएच कांस्टेंट यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप पढ़े हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू होता है, क्यू को आप डेल्टा एच लिख सकते हो। कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट चेंज होता है उसको आप डेल्टा एच लिख सकते हो, यानी इंथैल्पी चेंज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट चेंज होता है उसको आप इंथैल्पी चेंज लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम सिस्टम का बात करेंगे, क्यू एस का बात करेंगे, सिस्टम का हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं सराउंडिंग का हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इसका मतलब होगा इंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होगा। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दो, आप लोगों को पता है कि एंट्रोपी का चेंज को कैसे मैथमेटिकली हम डिफाइन किए थे। तो मैथमेटिकली हम डिफाइन किए एंट्रोपी का चेंज को कि डी क्यू इक्वल टू होता है, एक सेकेंड, मैथमेटिकली क्या बोला था कि डी एस जो होता है ये था डी क्यू बाई टी था। तो अगर आपको एक फाइनाइट एंट्रोपी का चेंज निकालना है, एक फाइनाइट एंट्रोपी का अगर आपको चेंज निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा एस ये क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी क्यू बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। अब ध्यान देना, इस इंटीग्रेशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी है। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि इफ टी इज कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट होगा तो आप टी को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हो, तो यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू बाई टी। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप क्या बोल सकते हो कि एंट्रोपी जो चेंज है उसको देख सकते हो क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। ठीक है, तो हम लोग के समझ में आ गया कि आपका जो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में एंट्रोपी चेंज को क्यू बाई टी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बैक। अभी तक हम कहाँ पे थे, तो अभी तक हम यहाँ पे थे। ठीक है, ठीक, तो अब इसी से लिंक करते हैं चीजों को, ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल एंट्रोपी चेंज अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इस टोटल इक्वल टू क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मेरा मेरा मोटो क्या है, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज को हटाना है, उसको कहीं और एक्सप्रेस करना है। सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज को सिस्टम के वेरिएबल में चेंज करना, मेरा गोल यही है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर बोल देते हैं कि अगर टी कांस्टेंट होगा,
अगर टी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टी पे क्या बोल सकते हो आप, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है उसको बोल सकते हो सिस्टम प्लस, ठीक है, सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज को लिख सकते हैं क्यू ऑफ सराउंडिंग बाई टी लिख सकते हैं। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट बाई टी क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है, तो क्यू ऑफ सराउंडिंग बाई टी क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब जो एंट्रोपी चेंज अगर आपको पढ़ चुके हो कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो हीट होता है सम क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब सराउंडिंग का जो हीट है उसको आप लिख सकते हो माइनस हीट ऑफ सिस्टम, ये लिख सकते हो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस क्या हो जाएगा, क्यू सिस्टम का हीट बाई टेम्परेचर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इस इक्वेशन में अगर हम बोलते हैं कि पी भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेशर कांस्टेंट पे जो हीट होता है उसको डेल्टा एच से लिंक कर सकता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच, इक्वल टू डेल्टा एच। तो सिस्टम का हीट को हम सिस्टम के इंथैल्पी चेंज से लिंक कर सकते हैं, सिस्टम के इंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, टोटल इक्वल टू क्या होगा, सिस्टम माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम बाई टेम्परेचर। अब टी को वहाँ लेफ्ट ले लो, टी को वहाँ से लेफ्ट में ले लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो ध्यान देना टी को लेफ्ट ले तो क्या होगा, टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे राइट में जो भी टर्म आ गया सिस्टम का आ गया। हम स्टार्ट किए थे सराउंडिंग के से, और सराउंडिंग का सारा वेरिएबल किसमें हम लिंक कर दिए, सिस्टम में। तो अब क्या करो, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो हम आपको दिखा क्या रहे हैं, आपका राइट में कोई भी सराउंडिंग का टर्म खत्म हो चुका है, इन सारा टर्म को हम सिस्टम से लिंक कर दिए हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो है उसको हम लिख रहे हैं फिर से, तो ध्यान देना एक्सप्रेशन क्या निकाल के लिखा है, निकाल के दिखा चुके हैं कि माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू होगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम और टी डेल्टा ऑफ सिस्टम। तो चूंकि सिस्टम का है हमको पता है, बाद में सिस्टम का जो जो भी सफिक्स है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, यानी हमको पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा एच जो राइट में क्या है वो क्या है, सिस्टम का है। और यहाँ जो है ए, इसको बोला गया डेल्टा जी, इसको बोला गया है डेल्टा जी, इसको बोला गया है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, तो जी का मतलब होता है फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी। तो डेल्टा जी को बोला गया है चेंज इन फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम लिख देंगे डेल्टा जी लिख देंगे इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो राइट में जो भी डेल्टा एच और या डेल्टा एस है वो सिस्टम का है, तो पूरे चीज़ों को हम लिंक कर दिए सिस्टम के वेरिएबल में। अब ध्यान देना जो डेल्टा जी है और डेल्टा एस टोटल है उसमें रिलेशन को भी निकल चुका है कि डेल्टा जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो यहाँ पर टी टेम्परेचर है और यहाँ टी मतलब टोटल है। ठीक है, अब ध्यान देना आपको पता है कि प्रोसेस, तो ध्यान देना प्रोसेस या रिएक्शन जो था वो आपका कितने टाइप का था, तो आपको तीन टाइप का था, स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बोले, स्लो बोले, या बोले इक्विलिब्रियम, बात बराबर है।
और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अब ध्यान देना, चूंकि डेल्टा आपको एक रिलेशन पता है, डेल्टा जी जी का क्या है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल है। तो स्पॉन्टेनियस इवेंट का, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो उसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे को फोकस करना है डेल्टा जी पे। ठीक है, रिवर्सल का डेल्टा टोटल क्या था, जीरो था, उसका डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा टोटल अगर नॉस में क्या था, नेगेटिव था, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, रिवर्सल के डेल्टा जी जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के डेल्टा जी क्या होगा बच्चों लोग, तो होगा पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को हम डेल्टा जी से लिंक कर दिए। ठीक, तो इससे लिंक किया गया, अब ध्यान देना। तो एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट समझाया हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान दोगे, इसमें एक चीज और ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टर्म हो, कि मान लेते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, तो उसमें जो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है, जीरो है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं क्या, कि टोटल का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग का टर्म जीरो है, का टर्म जीरो है। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो सराउंडिंग का क्या होगा, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये होगा किसके लिए, ये होगा रिवर्सिबल के लिए, ये होगा आपका रिवर्सल प्रोसेस के लिए। तो ध्यान देना आप। ठीक है, ये ध्यान देना कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम अगर पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग क्या होगा, पक्का नेगेटिव होगा, विथ इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी हम एंट्रोपी का बात करते हैं, जब भी हम एंट्रोपी का बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी का और बोल रहे हैं कि हमको एंट्रोपी कंपेयर करना है सॉलिड लिक्विड गैस का, तो गैसेस का एंट्रोपी बहुत हाई होता है, गैसेस इजीली फ्री मूव कर सकता है, तो गैसेस का एंट्रोपी बहुत हाई होता है, तो गैसेस का एंट्रोपी बहुत हाई है, तो एंट्रोपी ऑफ गैस इज वेरी हाई। एंट्रोपी ऑफ लिक्विड होगा, लिक्विड का एंट्रोपी बहुत हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। इसका मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कि अगर आपके पास गैस होगा ना, तो आप लिक्विड और सॉलिड की एंट्रोपी को जीरो मान सकते हो गैस के रिस्पेक्ट में, और गैस होगा आपके पास तो गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड और सॉलिड की एंट्रोपी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और बस लिक्विड रहेगा तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में सॉलिड की एंट्रोपी को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। यानी गैस रहेगा तो लिक्विड सॉलिड को नेग्लेक्ट कर देना, लिक्विड रहेगा तो सॉलिड को आप नेग्लेक्ट कर देना, लिक्विड रहेगा तो सॉलिड को आप नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि सॉलिड का एंट्रोपी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक, इसके बाद बात कर रहे हैं गैस टाइप पे, मान लेते हैं SO3 है, SO2 है और SO है। अगर इन तीनों के एंट्रोपी को कंपेयर करना है तो जिसमें ज्यादा एटम होगा ना उसका एंट्रोपी ज्यादा हाई कर देना। क्यों, क्योंकि जितना एटम ज्यादा होगा उतना ही उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा। आप लोग पढ़े हो ना कि जितना एंट्रोपी, जितना आपका, देखो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है, या फिर इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो बोला गया है, क्या बोला गया आपको, NF टाइम्स R/2T, ऐसा है। तो जितना एटम ज्यादा होगा उतना ही उसमें फ्रीडम ज्यादा होगा, जितना एटम ज्यादा होगा उतना ही उसमें फ्रीडम ज्यादा होगा। ठीक है, जितना एटम ज्यादा उसमें उतना ही फ्रीडम ज्यादा। ठीक है, मतलब उतना ही उसमें क्या होगा, एनर्जी, उतना ही एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। तो इसलिए गैसेस पार्टिकल में जिसमें एटम का नंबर ज्यादा होगा उसका आपको एंट्रोपी क्या बोलना है, ज्यादा बोलना है। ठीक है, तो ये आप लिंक कर सकते हैं, इसको आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको सीखना है कि आपका प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू सिस्टम का अगर अलग अलग होगा
तो हम लोग कैसे उसको लिंक करेंगे, प्रोसेस के बारे में कमेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास, ध्यान देता है, तो आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, ये है। और आपको पता है कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, डेल्टा जी पे कंडीशन क्या बोला गया है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी क्या होगा, तभी आपका प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो ये आपका है। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, प्रोसेस हो गया है नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी जीरो होने का मतलब क्या, प्रोसेस क्या चला गया है, तो प्रोसेस हो गया है इक्विलिब्रियम पे, प्रोसेस हो चुका है इक्विलिब्रियम पे। तो तीन केस हो चुका है डेल्टा जी का। और आपको पता है कि डेल्टा जी और रिलेशन क्या है बाकी सब वेरिएबल्स में, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ध्यान देना कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस का अगर अलग अलग साइन लेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे। अगर डेल्टा एच और एंट्रोपी का साइन अगर हम अलग अलग करें तो आपके रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। तो बोला गया कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, पहला केस ले रहे हैं, केस वन, केस नंबर वन, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो उस केस में ध्यान देना डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आपको दिख रहा है कि ए टर्म नेगेटिव है और ए टर्म पॉजिटिव है, और टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर पॉजिटिव होते है ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पॉजिटिव के आगे बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव हो गया। और डेल्टा एच नेगेटिव है, इस केस में क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में, जब आपका सिस्टम का या रिएक्शन का या प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, तो उस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी प्रोसेस आपका कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इसमें अगर बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अगर इस प्रोसेस का अगर आप टी बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्म है और बढ़ा होता जाएगा, टी टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस का जो पॉजिटिव वैल्यू है क्या होगा, और बढ़ेगा, और बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो और नेगेटिव होता चला जाएगा, ये और नेगेटिव होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट वाले केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल्टा जी और घटेगा, यानी और नेगेटिव होना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब प्रोसेस और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्रोसेस जितना डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा, प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता चला जाएगा। यानी इसका मतलब कि अगर आपका प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, एंट्रोपी चेंज क्या हो, पॉजिटिव हो, उस केस में आपका सिस्टम हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपका जो स्पॉन्टेनिटी है, यानी प्रोसेस का जो स्पॉन्टेनिटी है, वो फर्दर इंक्रीज होते चला जाएगा, फर्दर इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक, ये हो गया केस वन। हम बात करें केस टू का, ठीक है। केस टू में बता देना, केस टू में बोला गया कि अगर मानते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और देखो, नेगेटिव में अगर माइनस बाहर मल्टीप्लाई करें तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव है और माइनस टी डेल्टा एस टोटल भी क्या, माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, दिक्कत होगा, क्या तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो वैल्यू है बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ा तो इसको भी बढ़ाएगा, क्योंकि बाहर माइनस में लगा हुआ है और डेल्टा ऐसी माइनस है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये आपके डेल्टा जी को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना डेल्टा जी क्या वैल्यू क्या बढ़ना स्टार्ट कर देगा। बढ़ेगा मतलब क्या होगा, ये ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी ये चीज और ज्यादा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका सेकंड केस, ये हो गया आपका सेकंड केस, ठीक है।
चलिए ध्यान दोगे आप। एंड इन आप लोग पहला 2 केस समझ में आएगा आपको। आते हैं हम लोग थर्ड केस पे। थर्ड केस में बोला गया कि अगर डेल्टा एच को पॉजिटिव मानते हैं और डेल्टा एच को भी पॉजिटिव मानते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान देना, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस। तो इस केस में एक ऐसा टेम्परेचर तुम सोच सकते हो जहाँ पे डेल्टा जी जीरो होगा। इसमें हम एक ऐसा टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेल्टा जी जीरो होगा। तो देख लेते हैं। तो जब डेल्टा जी जब जीरो होगा उस केस में क्या होगा, प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम पे, प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम पे, उसमें डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। यानी उस केस में एक टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं टी इक्विलिब्रियम, जो बेसिकली रेशियो होगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का। यानी इस टेम्परेचर पे आपका प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो यानी इसके लिए हम एक टी इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसके लिए हम एक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का रेशियो, ठीक है। जिस पॉइंट पर डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। तो जो टी इक्विलिब्रियम है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंथैल्पी बाय एंट्रोपी का रेशियो लेना पड़ेगा। अब जब रेशियो लोगे तो ध्यान देना, बी अवेयर ऑफ यूनिट, यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट ऑफ यूनिट शुड सेम, शुड बी सेम। तो आपका यूनिट क्या होना चाहिए, चलो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यूनिट क्या होना चाहिए, चलो सेम होना चाहिए, ठीक। किसका, इंथैल्पी का, इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऊपर जूल होगा तो नीचे जूल होगा, ऊपर किलो जूल होगा तो नीचे भी क्या होगा, किलो जूल होगा, तभी करना। दिक्कत क्या होता है कि जनरली क्या होता है, इंथैल्पी दिया रहता है किलो जूल में और एंट्रोपी दिया रहता है जूल में। तो वहां पे अगर आप किलो जूल को जूल से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना थोड़ा सा। तो दोनों के यूनिट को सेम रखना आपको, ठीक है। तो हम एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिफाइन कर दिए जिस पॉइंट पे क्या होगा, डेल्टा जी जीरो होगा। अगर आपका टेम्परेचर उससे कम होगा, अगर आपका टेम्परेचर उससे कम होगा तो इसका मतलब ए टर्म छोटा हो जाएगा, ए टर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें डेल्टा एच का टर्म बड़ा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी अगर आपका टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से कम रहेगा तो डेल्टा जी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन सिस्टम क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपका टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से बड़ा हो जाएगा, से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। और उस केस में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी अगर आपके सिस्टम का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, उसमें दो, इसमें 3 केस सोच सकते हो। आपका आप एक टी इक्विलिब्रियम डिफाइन करोगे, उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका डेल्टा जी क्या है, जीरो है। उस केस में आपका डेल्टा जी क्या है, जीरो है, ठीक है। प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर उससे बड़ा टेम्परेचर होगा तो क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। उससे टेम्परेचर घटा दोगे तो क्या प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक। ये वो थर्ड केस। लास्ट केस देखेंगे इसमें, फोर्थ केस। तो ध्यान देना, जो फोर्थ केस होता है, ये फोर्थ केस, तो उसमें ध्यान देना कि आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, तो क्या होगा। तो फिर से इसमें क्या करेंगे, फिर से एक टी इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का रेशियो होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। इन प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। और अगर आपका टेम्परेचर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम होगा, यानी टी इक्विलिब्रियम से कम है, छोटा है, तो उसके इसमें डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन प्रोसेस क्या होगा, एक्सपोनेंस होगा, ठीक है। और अगर आपका टी इस टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा, तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन सिस्टम क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो फोर्थ केस में क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों का डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों अगर नेगेटिव होगा तो उसमें पहले आप टी इक्विलिब्रियम निकालोगे, टी इक्विलिब्रियम निकालोगे। अगर टेम्परेचर उससे कम होगा तो प्रोसेस प्रोसेस एक्सपोनेंस होगा। और अगर टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा, टेम्परेचर आपके टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा
तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये सारा केस रह गया। अब चलता हूँ थोड़ा सा आपके इंट्रोपी को मैथमेटिकली कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जिसको हमको सीखना है, जिसका कभी कभी यूज होगा, कभी कभी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो मैथमेटिकल बेसिक टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। ऑफ एंट्रोपी देखते हैं हम लोग ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सेप्शन टू द थर्ड लॉ। तो इसमें CO, CO2, CI सारा का सारा एक्सेप्शन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ध्यान ना, इंट्रोपी को अब डिफाइन कैसे करते हो मैथमेटिकली, स्मॉल इंट्रोपी चेंज को। तो DQ बाई टी करते हैं हम लोग। क्या करते हैं चलो, DQ बाई क्या करते हैं, टी करते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक में कि किसी भी प्रोसेस का जो DQ होता है, तो DQ प्रोसेस को हम लिख सकते हैं एन सी ऑफ उस प्रोसेस का C, यानी हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस का जो होगा DT। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, उस प्रोसेस का हीट, किसी प्रोसेस का DQ को हम लिख सकते हैं NC ऑफ प्रोसेस DT लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर हमको एंट्रोपी चेंज निकालना किसी प्रोसेस का DS, तो DS क्या होगा, उस प्रोसेस का हीट चेंज बाई T होगा। तो DQ को लिख सकते हैं NC ऑफ प्रोसेस DT, और उसको T से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि जो DS एंट्रोपी चेंज है किसी प्रोसेस का, उसको आपको लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, NC ऑफ प्रोसेस DT बाई टी लिख सकते हैं। तो अगर हमको निकालना है, हमको इसको अगर फाइनल एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो हमको डेल्टा S निकालना है, तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा DS को। और DS वाले टर्म इंटीग्रेशन में ध्यान देना, क्योंकि N और C ऑफ प्रोसेस को बाहर निकाल सकते हो। एज्यूम कर रहे हैं हम कि C ऑफ प्रोसेस डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर पे, तो अंदर में टर्म क्या आएगा, तो अंदर में इंटीग्रेशन बस टर्म आएगा DT बाई टी। और DT बाई टी का इंटीग्रेशन क्या, तो लॉन टी, और लॉन टी में लिमिट पुट करो T1 से T2, तो क्या हो जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, का वैल्यू हो जाएगा, यानी किसी प्रोसेस का जो एंट्रोपी चेंज है उसका फॉर्मूला हो जाएगा N उस प्रोसेस का हीट कैपेसिटी इंटू लॉन T2 बाई T1। तो ये पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके लिए हुआ। तो किसी प्रोसेस का आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो मोल उस प्रोसेस का हीट कैपेसिटी लॉन T2 बाई T1 कर देंगे, इससे आपको निकल जाएगा। ठीक, ध्यान देना, इसको इसको हम और भी लिंक कर सकते हैं चीजों से। तो आपको पता है कि DQ इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट लॉ से, तो DQ इक्वल टू फर्स्ट लॉ से DU प्लस DW होता है। अब DU को लिख सकते हैं एनसीबिलिटी, और DW क्या होता है PdV। अब ध्यान देना, आपका आपके पास क्या होता है, PV इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, हमको हमको यहाँ पे वॉल्यूम के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, यानी सॉरी प्रेशर के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, NRT बाई V पुट कर सकते हैं। यहाँ जो प्रेशर आपके पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप प्रेशर है इसको चेंज करते हो सकते हो NRT बाई V से, तो यहाँ पे NRT बाई V पुट कर दिया गया P के बदले। ठीक है, अब ध्यान, अब जो एंट्रोपी चेंज होगा DS होगा, उसको क्या से सकते हैं, DQ बाई टी से कर सकते हैं। DQ बाई टी करेंगे तो DQ का वैल्यू ऊपर से ले ले यहाँ से, अब T से डिवाइड कर तो क्या होगा, NCB DT बाई टी, और यहाँ पे क्या होगा, NR T था, तो TT क्या होगा, कैंसिल कर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, NR DV बाई V हो गया। अब आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज निकालते इसको आप इंटीग्रेट करो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, तो NCB DT बाई टी और NR DV बाई V। तो DT बाई टी का इंटीग्रेशन लॉन टी होगा, लिमिट पुट करेंगे क्या होगा, लॉन T2 बाई T1 हो जाएगा, और डी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन बी होगा, और लिमिट पुट करोगे V1 से V2 तक क्या हो जाएगा, लॉन B2 बाई V1 हो जाएगा। यानी आपका एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला आपके पास हो गया।
ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सीवी का यूज करके आप एंट्रोपी चेंज को निकाल सकते हैं किसी प्रोसेस का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 बाई T2। ठीक है, तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 बाई T2। तो अल्टीमेटली क्या होगा, P1 T2 P1 T2 P2 T1 लिख सकते हैं V2 बाई V1, V2 बाई V1 लिख सकते हैं। तो V2 बाई V1 को बदले में इसको पुट कर सकते हैं P1 T2 बाई P2 T1 को। तो यहाँ पे लिखा गया है, वही अगले स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, V2 बाई V1 का रेशियो को हम लिख सकते हैं P1 T2 बाई डिवाइडेड बाई P2 T1 को लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे उसको NCV ln T2 बाई T1, ठीक है, NCV ln T2 बाई T1, और यहाँ पे क्या होगा NR ln T2 बाई T1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पढ़े हो ना, ln A इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो, ln A प्लस ln B लिख सकते हो ना। वही यहाँ पे काम किया जा रहा है, वही काम किया जा रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे टेम्परेचर का रेशियो एक होगा और एक प्रेशर का रेशियो होगा, दोनों को अलग अलग आप निकाल सकते हो। तो क्या हो गया, तो NR ln T2 बाई T1 अलग हो गया, प्लस NR ln P1 और P2 अलग हो गया। ठीक, अब यहाँ देना, ये जो ln N और ln T2 है, ln T2 बाई T1 है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह है, तो दोनों से कॉमन ले लें, अल्टीमेटली हो जाएगा N ln T2 बाई T1 कॉमन निकल गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, C प्लस आर होगा। क्या होगा, C प्लस आर होगा। और C प्लस आर को आप लिख सकते हो CP, क्या लिख सकते हो, CP लिख सकते हो, CP। इसका मतलब आपका एंट्रोपी चेंज CP के टर्म में हो सकता है। तो CP टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, तो NR ln P1 बाई P2 होगा, NR ln P1 बाई P2 होगा, प्लस NCP ln T2 बाई T1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली एंट्रोपी चेंज का तीन फॉर्मूला के पास पढ़ चुके हो। तीन फॉर्मूला में से आप तीनों फॉर्मूला याद रखना। पहला क्या था कि NC ऑफ प्रोसेस ln T2 बाई T1, ये पहला था। ठीक है, सेकंड हम लोग सेकंड ये इसको याद कर ले, और थर्ड ये जो था एक, तो थर्ड क्या था आपके पास, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला था आपके पास NCV ln T2 बाई T1। ठीक है, और प्लस NR ln V2 बाई V1। तो एक तो तीन फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का, ये फॉर्मूला आप लोग याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसका यूज हो जाएगा, कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी आएगा तो इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, एंट्रोपी को थोड़ा सा देखते हैं कभी कुछ केसेस में। तो आप लोग जो अंडे का बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग ऑफ एग होता है, तो बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है कि आपका एग लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि आपका एंट्रोपी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिडिफाई हो रहा है। बट रियलिटी में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एग के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है, जो आपका जो लिक्विड फॉर्म होता है एग का, उसमें आपका चेन होता है, पेप्टाइड्स का चेन होता है, चेन होता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये चेन होता है इसका। और जब आप हीट करते हो ना, तो आपका एग सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी अंडा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसका जो चेन ब्रेक करता है, यानी चेन ब्रेक करके छोटा चेन में कन्वर्ट होता है। तो अंडे को जब वो बॉयल करते हो, तो अल्टीमेटली ये जो चेन है ब्रेक कर रहा है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि एग के बॉइलिंग में आप एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता होता है ड्यू टू दिस। ठीक, ये ध्यान दोगे। प्लस आपको और एक चीज क्या समझाना है, ध्यान देते हैं हम लोग। देखो, वर्क का दो पार्ट होता है यार, वर्क का दो पार्ट होता है, एक होता है कंप्रेसिबल वर्क। कंप्रेसिबल उसको बोलते हैं जिसमें आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें का वॉल्यूम या तो एक्सपैंड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको समटाइम बोलते हैं पी वर्क, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी वर्क।
यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। और एक होता है नॉन कंप्रेसिबल वर्क, जिसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। तो हम लोग जो भी अभी तक केस पढ़े हैं ना, हम लोग के केस में हम लोग हमेशा पढ़े हैं कंप्रेसिबल वर्क पढ़े हैं, यानी नॉन कंप्रेसिबल वर्क होते हैं वो पढ़े ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका हीटर चल रहा है, तो हीटर जो है हीटर भी कुछ काम कर रहा होगा, हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पॉइंट है कि कुछ वर्क होता है जहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको बोला गया नॉन पी वर्क। तो हमारे सिलेबस में को नॉन पी वर्क नहीं पढ़ना था, तो हम लोग पढ़े ही नहीं उसको अभी तक, ठीक है। तो वर्क को दो कैटेगरी बांट रहे हैं, कंप्रेसिबल यानी पी वर्क, और कुछ को बोला गया है नॉन पी वर्क। तो नॉन पी वर्क हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे हम कुछ लिंक करना चाहते हैं, ध्यान देना। तो वर्क का दो कैटेगरी हो गया, एक पीवी एक नॉन पीवी, एक पीवी एक नॉन पी वर्क, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे आप पढ़ चुके हो, तो जब भी हम वर्क लिखेंगे ना, ध्यान देना, जब भी हम वर्क लिखेंगे, तो वर्क लिखें तो वर्क को दो पार्ट बांट देंगे आपसे हम। तो वर्क लिखेंगे तो वर्क का दो पार्ट होगा, वर्क पीवी और वर्क नॉन पीवी, ठीक है। हाँ ना, आपको 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 पता है एंट्रोपी चेंज क्या क्या होता है, dq बाई टी इक्वल टू ds होता है। तो dq को लिख सकते हो, tds लिख सकते हो। और फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ से आप लिख सकते हो dq इक्वल टू क्या हो, du प्लस dw, ठीक है। और dw का दो पार्ट होगा, और d तो यहाँ जो dq है, ये dq को आप लिख सकते हो tds, यहाँ से तो tds लिख दिया उसको यहाँ पे। और जो डी वर्क है, वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पी वर्क और नॉन पी वर्क, पी वर्क एंड नॉन पी वर्क में डिवाइड हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि इंथैल्पी चेंज इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू यू प्लस पी होता है। तो डी एच इक्वल टू क्या होगा, डी प्लस पी डी प्लस वी डी पी है, डी प्लस पी डी प्लस वी डी पी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्या होगा, यहाँ पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पी क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो वी डी पी जीरो हो जाएगा, उस केस में डी एच इक्वल टू डी प्लस पी डी पी होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा उस केस में इंथैल्पी चेंज इक्वल टू क्या होगा, डी प्लस पी डी पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे, तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट मानते हैं, तो सुन, यानी डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी लिख सकते हैं, पी इक्वल कांस्टेंट पे। इसका मतलब यहाँ जो डी यू प्लस पी डी भी है, इसके बदले हम लिख सकते हैं डी एच लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एच। तो यहाँ इसको डी एच से पुट कर दिया गया, तो यहाँ टी डी एस है, यहाँ पे डी एच हो गया। और यहाँ पे क्या डी ऑफ नॉन पी वी है, क्या डी ऑफ नॉन पी वी है। अब डी ऑफ नॉन पी वी जो है उसको आप लेफ्ट साइड लेके आ जा, उसको आप लेफ्ट में लेके आ जा, और इसको राइट लेके चला जा। तो जब जाएगा तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा आपके लिए। तो माइनस माइनस ऑफ वर्क नॉन पी वी इक्वल टू होगा डी एच माइनस टी डी एस। तो इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो आपका इक्वेशन ऐसा ही कुछ दिख रहा है, यहाँ तो डी एच है, डेल्टा एच के बराबर हो गया, और यहाँ टी डी एस है जो टी डेल्टा एस के बराबर हो गया। इसका मतलब जो डी ऑफ नॉन पी वी है का निगेटिव होगा, डेल्टा जी होगा। तो इसको अगर इक्वेट करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है, जो डेल्टा एच का वैल्यू सॉरी जो डेल्टा जी का वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं कि ये जो है ये डेल्टा जी के बराबर होता है, ये डेल्टा जी के बराबर होता है, ठीक है। तो जो नॉन पी वर्क है ना, ऐसा बोला गया है कि जो नॉन पी वर्क होता है वही यूजफुल वर्क होता है, वही क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है। आपका नॉन पी वर्किंग क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है, ठीक है। तो जो ध्यान देगा, तो यहाँ पे जो नॉन पी वर्क किसका, सिस्टम का है। तो इससे हम सिस्टम का बात कर रहे हैं ना, कि वर्क हम सिस्टम को लेकर चल रहे हैं अभी तक। तो नॉन पी वर्क ऑफ सिस्टम जो होता है, अगर ये पॉजिटिव होगा, या सिस्टम पॉजिटिव काम करेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस रिलेशन क्या है, तो डेल्टा जी और वर्क सिस्टम ऑफ नॉन पी में रिलेशन क्या है, माइनस का रिलेशन है। यानी डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, माइनस वर्क ऑफ सिस्टम नॉन पीवी, नॉन पीवी। तो सिस्टम का नॉन पी वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सिस्टम का नॉन पी वर्क क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको उल्टा लिंक करना तो सराउंडिंग से उल्टा लिंक कर सकते हो, सराउंडिंग से उल्टा लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो सराउंडिंग का वर्क अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, और सराउंडिंग का डेल्टा जी, ठीक है। और सराउंडिंग का डेल्टा जी अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है,
वो इस वर्क के बराबर होता है, इस वर्क के बराबर होता है। तो कभी कभी डेल्टा जी को हम बोलते हैं यूजुअल वर्क या फिर मैक्सिमम वर्क विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द प्रोसेस। यानी डेल्टा जी उस वर्क को बताता है जिसको आप निकाल सकते हो किसी प्रोसेस से। ठीक है, तो डेल्टा जी बेसिकली उस प्रोसेस उस वर्क को डिनोट करता है। डेल्टा जी क्या होगा, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क which which can be extracted in process। ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये डेल्टा जी का रिलेशन क्लियर आप लोगों को। अब ध्यान देना, इसमें एक केस होता है जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद क्या कर लेना है, जब भी आप आइडियल गैस को मिक्स करते हो तो उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग। यानी हमको नेक्स्ट टॉपिक सीखना है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। तो मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना। तो एंट्रोपी चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एक सेकंड, माइनस समेशन ऑफ मोल आर और उसका लॉन का मोल फ्रैक्शन का लॉन। ठीक है, यानी जो भी कंपोनेंट है उसका मोल इंटू आर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन का लॉन, ये होता है। इसका समेशन करते जाओ ताकि एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल ध्यान रखना, और आपके पास दिया हुआ है कि क्वेश्चन दे रहा है आपके पास, मान लेते हैं गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है। ये तीन आइडियल गैस है जिसको आप मिक्स कर रहे हो, और तीनों का मोल बोला गया, इसका मोल बोला गया Na है, इसका मोल Nb है और इसका मोल Nc है। तो बोला गया इसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, बोला क्या गया है, इसका एंट्रोपी चेंज हो जाएगा माइनस Na इंटू आर लॉन XA माइनस Nb आर लॉन XB माइनस NCr इंटू लॉन XC। अब ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा एंट्रोपी, मिक्सिंग एंट्रोपी से हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ आ भी रहा है, क्योंकि देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन का टर्म क्या होता है, वन से छोटा होता है। तो लॉन क्या होगा, लॉन हमेशा क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन वन से छोटा, तो लॉन क्या होगा, एक्स का नेगेटिव होगा। तो चूंकि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस और बाहर का माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका एंट्रोपी चेंज ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अपने आप निकल के आ जाएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं चलो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि 5 मोल O2 और 5 मोल S2 या 5 मोल N2 को मिक्स किया गया है। तो इस मिक्सिंग प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो आप लिंक कर सकते हो -5 R लॉन, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा जी, इसका मोल फ्रैक्शन हाफ होगा और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे लॉन हाफ कर लेंगे, -5R लॉन हाफ। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये उल्टा कर लो तो क्या आ जाएगा, 5R लॉन 2 हो जाएगा, एम प्लस 5R लॉन 2 हो जाएगा। नेट हो जाएगा ये 10R लॉन 2 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछना आपसे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है आपके जेई में या नीट में, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, अगर मान लेते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास O2 है, O2 का 10 मोल मान लेते हैं, 10 मोल है, N2 का 5 मोल है मान लेते हैं। ठीक है, N2 का 5 मोल है
और H2 का भी 5 मोल है। बोलते हैं इनको मिक्स करने से एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन पर निकाल ले। सारे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका हाफ होगा, इसका 1/4 होगा, इसका 1/4 होगा। अब इसका डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज क्या होगा, लिख लेते हैं, -10R ln हाफ -5R ln 1/4 -5R ln 1/4। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 2 को ऊपर लेगा तो पावर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 10R ln 2 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 5R ln 4 होगा, प्लस 5R ln 4 होगा, ठीक है। ln 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो, तो 2 बाहर लोगे 10R 10 हो जाएगा, इसका अपने आप समेशन आ जाएगा। यहाँ पे ln जो 4 है, 4 का पावर 2 का पावर क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। यहाँ से 10R होगा, यहाँ से 10R होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 10R ln 2 10R ln 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30R ln 2 हो जाएगा, ठीक है। 30R ln 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। बात समझ में है। इस तरह से आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो, कब, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन गैसेस पर, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स का लास्ट जो पार्ट है उसको समाप्त करते हैं हम लोग, ध्यान देना। लास्ट में आपके लिए क्या बोला गया है कि जैसे मान ले डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी तीनों सेम तरह का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान ले कि अगर रिएक्शन को ऐड करने पे अगर आप जैसे बोलते हैं कि इंथैल्पी ऐड होता है, ठीक है, तो अगर बोलें कि 1 2 3 इसका इंथैल्पी 1 है, H1 है, H2 है, H3 है, इसका इसका एंट्रोपी डेल्टा S1 है, डेल्टा S2 है और डेल्टा S3 है, और डेल्टा जी इसका G1 है, G2 है और G3 है। हम क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से इंथैल्पी होता है ना, उस तरह से आपका एंट्रोपी उसी तरह से आपका डेल्टा जी होता है, तीनों का दिन सेम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए से डी का क्या होगा, ए से डी का क्या होगा, तो आपको पता है ए से डी कब कैसे मिलेगा, तो ए से डी कब मिलता है, जब आप 1 2 और 3 को ऐड करते हो। तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो इसका इंथैल्पी चेंज जो होगा वो H1 + H2 + H3 हो जाएगा। तो यार आपका एंट्रोपी चेंज वही होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, S1 + H2 + H3 हो जाएगा। और गिब्स साइड चेंज भी क्या होगा, G1 + G2 + G3 हो जाएगा। मतलब जो काम आप इंथैल्पी में सीखो वही काम यहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है। बस ध्यान देना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि A B gives C D, तो ऐसा कुछ अगर आपको प्रोसेस दिया हुआ है, इसका डेल्टा H क्या निकालते थे हम लोग, रिएक्शन कैसे निकालते थे, बोला गया था समेशन ऑफ, ऐसा ऐसा हम सीखे थे कि C इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ D माइनस A इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ B, ऐसा करके निकालते थे। तो अगर बोलेंगे इस रिएक्शन का डेल्टा G निकालना है, तो वही काम करोगे आप, क्या करोगे, C इंटू डेल्टा डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D माइनस A इंटू डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। मतलब सेम ही काम करना है, प्लस ध्यान देना डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वैल्यू O2 यानी एलिमेंटल स्टेट का O2 N2 H2 इन सब का 0 होता है। जो लोग इंथैल्पी में सीखे थे ना, सोडियम मेटल सॉलिड, इस सब का 0 होता है, तो बाय डिफॉल्ट इनका डेल्टा जी भी 0 मान लेना है। जो भी इंथैल्पी माने थे वही यहाँ मान लेना, वही यहाँ मान लेना। सिमिलरली यही चीज एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसके लिए, तो अगर हमको इस प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज निकालना है, अगर हम इंथैल्पी चेंज निकालना चाहिए प्रोसेस का, सॉरी इंथैल्पी तो चेंज निकाल चुके हैं, डेल्टा जी भी समझ में आया कैसे करना है आपको। अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो एंट्रोपी चेंज भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एंट्रोपी चेंज प्रोसेस का क्या होगा, रिएक्शन का क्या होगा, तो एंट्रोपी ऑफ सी, तो सी इंटू एंट्रोपी ऑफ सी प्लस डी इंटू
डी प्लस डी इंटू एंट्रोपी ऑफ डी, ऐसे करके इसको तुम सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन एंट्रोपी को जीरो नहीं मानना, जैसे बोला कि एंथैल्पी और डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन को एलिमेंटल स्टेट को जीरो मान लेते हैं, तो एंट्रोपी को जीरो नहीं मानोगे आप, एंट्रोपी को जीरो नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको है। तो इसके साथ हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है, ठीक। आप लोगों को कहाँ का डाउट बताएंगे मेरे को, चलो इसमें कोई डाउट बच्चा आप लोग, बच्चे लोग, आशुतोष, दिशा, कोई डाउट बच्चा, कृष्णप्रिया, स्मृति, ठीक है। तो थर्मो खत्म होता है, आप लोग क्या करोगे, जेई मेन का एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जो बच्चे नीट के लिए टाइट कर रहे हो नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत सा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो अब से क्वेश्चन बनना चाहिए, जो डाउट्स होगा मुझसे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक, ठीक है। ठीक है, चलो मैं सेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो मोस्टली मैं प्लान कर रहा हूँ या तो रोडॉक्स स्टार्ट करेंगे या तो आपका एक्लोन स्टार्ट कर देंगे, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है, ठीक है, चलो।